गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा बीत रहा होगा। मैं ऐसा ईश्वर से मनाता हूँ। आप लोग सब लोग सेफ रहो, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चालू हो जाए बच्चों, है ना। और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहें बच्चों। क्लास 10th ज्योग्राफी NCERT बुक और चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर के 7 पार्ट्स को मैंने अपलोड किया है और आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों को छोटा सा एक वीडियो दे दूँ। आगे बढ़ जाते हैं इसमें बच्चों। आज जो हमारी हेडिंग है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन यानी जो भूमि है, ज़मीन है, उसका उपयोग किस तरह से भारत में किया गया है उसको इसमें समझाने की कोशिश की गई है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा इसको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। मतलब आपको लगेगा कि एक जैसी चीज़ है ना, लेकिन वो रहेगी डिफरेंट। इसलिए बहुत आराम से इसको हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे। ठीक है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी जो भूमि संसाधन है उसका उपयोग हम लोग निम्नलिखित चीज़ों में उपयोग करते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं भूमि का। ठीक है। सबसे पहले है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी वन, जंगल, यानी भूमि के ज़मीन के एक हिस्से पर जंगल है, वन है। कुछ हमने लगाए हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एड, और कुछ नेचुरल वेजिटेशन है और कुछ वेजिटेशन ह्यूमन एड की वजह से, यानी मानव की सहायता से या मनुष्य ने लगाए हैं। जैसे हमने मान लो कि 2-4 एकड़ ज़मीन खरीद ली, 10 एकड़ ज़मीन खरीद ली और उस पे पेड़ लगा दिए। या जो सरकार का एक ख़ास डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, वन विभाग, तो वन विभाग ने किसी खाली ज़मीन पर पेड़ लगा दिए, तो वो भी फॉरेस्ट कवर में ही आएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो ज़मीन जो कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी वो ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिस पर कृषि कार्य नहीं होता, खेती वगैरह नहीं की जाती, तो उसमें भी बच्चों दो कैटेगरी बनी हुई है। फर्स्ट कैटेगरी है, यानी ए दिया हुआ है, बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन एंड वेस्टलैंड, बैरन यानी निर्जन, बंजर। ठीक है, बैरन लैंड, बंजर भूमि, ऊसर भूमि, मतलब कुछ लोग बोलते हैं बंजर, कुछ लोग बोलते हैं ऊसर, है ना। वेस्टलैंड, ठीक है, मतलब वो ज़मीन ही ऐसी होती है कि उस पर खेती हो ही नहीं सकती, वो एकदम इनफर्टाइल होती है। ठीक है। या उस ज़मीन में कास्टिक का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी बिना ट्रीटमेंट के हमको एक विशेष ट्रीटमेंट उस ज़मीन का करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, उसका शोधन करना पड़ेगा, तब जाके वो ज़मीन खेती के लायक होगी। और इस काम में 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लगता है। धीरे धीरे वो उसका शोधन होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो वो फ़िलहाल खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज। अब ऐसी ज़मीन भी खेती के लिए उपलब्ध नहीं है जिस ज़मीन पे हमने रोड बना दी है। अब भाई रोड पे तो कोई ट्रैक्टर चलाकर, हल चलाकर खेती करेगा नहीं। रेलवे ट्रैक जिस पे बिछा दिया उस पे तो खेती करेगा नहीं। जिस पे हमने मकान बना दिया, बिल्डिंग बना दी,
फैक्ट्री खोल दी तो वहाँ पर तो कोई कल्टीवेशन हो नहीं सकता। तो इस तरह से वो ज़मीन भी कवर हो गई जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया एक हमारा लैंड यूज़ पैटर्न का एक सेगमेंट ये हो गया। अब आते हैं बच्चों थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कुछ और भी ऐसी ज़मीन जिस पर कि हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर तो हमने देखा कि जो सेकंड पॉइंट था कि वो भूमि जिस पर हम कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, उसमें दो पार्ट था। ठीक है, एक बैरन लैंड हो गया और एक ऐसी ज़मीन लैंड विच इज़ नॉट फॉर एग्रीकल्चर यूजेज, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कुछ और ऐसी ज़मीन जिस पर हम खेती नहीं करते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। बच्चों इसका मतलब है फैलो लैंड को छोड़ करके। अब फैलो लैंड क्या होती है ये हम नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे, अभी इसको मैं समझाने लगूंगा तो ये थर्ड टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फैलो लैंड को अभी स्टॉप कर दो, अभी इसको मत समझो। बस जो इसको देखो, इसको समझो खाली कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सी होती है, ऐसी और कौन सी ज़मीन होती है जिस पे हम खेती नहीं कर सकते सिवाय फैलो लैंड के। फर्स्ट है परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी चारागाह जिस पे पशु चरते हैं, जहाँ पशुओं को चराया जाता है। मवेशी जो होते हैं ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह, उनको चराया जाता है। पॉस्चर बोलते हैं या ग्रेजिंग ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पॉइंट में है इसका, थर्ड का जो बी पॉइंट है वो है, ध्यान से समझो, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। वो ज़मीन जिनमें बगीचे लगे हुए हैं, ट्री क्रॉप्स, बगीचे, आम के पेड़ के, अमरूद के पेड़ के, या और कोई फलदार पेड़ के बगीचे लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसी ज़मीन जिसको कि नेट सोन एरिया में काउंट नहीं किया जाता। नेट सोन, बस इतना याद रखो, नेट सोन एरिया क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। बस तुम ये जान लो कि जिनको नेट सोन एरिया में नहीं इंक्लूड किया जाता, शामिल नहीं किया जाता, नेट सोन एरिया में शामिल नहीं होता है। ट्री क्रॉप्स यानी जो बगीचे होते हैं, जैसे रबर टी प्लांटेशन हो गया। ठीक है, ये। और थर्ड है इसका, सी पॉइंट है, कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है बच्चों? मैंने तुम लोगों को अभी ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि कुछ वेस्टलैंड होता है। वेस्टलैंड यानी बैरन लैंड, वेस्टलैंड जो वेस्टलैंड जिस पे जमीन खेती नहीं हो रही है और थोड़ा वो इनफर्टाइल है, मतलब उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करने के लिए, मिनरल्स, प्लांट्स भी जो है वो ज़मीन से मिनरल्स लेते हैं ना, जैसे हम हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? मिट्टी में से लेते हैं। तो वो मिट्टी में वो पर्टिकुलर मिनरल्स होने चाहिए, अगर वो नहीं पौधे को मिलेंगे तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और हम उस मिट्टी को फिर इनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बच्चों कल्चरेबल क्या होता है कि जब आजकल क्या होता है, वैज्ञानिक या पहले भी प्राचीन काल में भी ऐसा होता था, देखते थे कि ज़मीन ये ऊसर हो गई है, बंजर हो गई है, वेस्टलैंड है, इस पे खेती, मतलब इसकी जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन है, वो बहुत कम हो गया है, फसल अच्छी नहीं होगी, तो लोग उसको ना छोड़ देते थे ऐसे ही ऊसर, उस पर जो है खेती ही नहीं करते थे, कोई फसल ही नहीं बोते थे 2, 4, 5 साल, 6 साल, है ना। तो क्या होता है, मिट्टी खुद से वो हो जाती है,
क्या बोलते हैं, वो रीगेन कर लेती है अपनी ताकत को, धीरे धीरे रीगेन। और उसमें ना जो समझदार किसान होते थे वो क्या करते थे, जैसे कोई हरी खाद जिसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जिनको उनके बीज आप छिड़क दो और पौधे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उसमें पानी भर के ट्रैक्टर चला दो, वो पौधा उसी में सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होके वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मिट्टी में ह्यूमस का परसेंटेज आ जाएगा, और ह्यूमस तो सॉइल की फर्टिलिटी को एकदम एनहेंस कर देता है, बहुत अच्छा कर देता है, उपजाऊपन अच्छा हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कल्चर करना, कल्चरेबल वेस्टलैंड। एक ऐसी ज़मीन जो कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय से ऐसे ही छूटी हुई है, उस पर खेती नहीं हो रही है। तो ये आपके हो गए अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ गए, ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है फैलो लैंड। ये फैलो लैंड क्या होता है? फैलो लैंड दो तरीके से, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला करंट फैलो। करंट फैलो क्या है? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ऐसी जमीन है ना, ऐसी जमीन जो उपजाऊ है, उस पे हम खेती कर सकते हैं, लेकिन एक या एक कृषि वर्ष से कम समय भी हुआ है। अब बच्चों, इसके लिए आपको समझना होगा, हम सिंपली तो बोलते हैं 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ्स, ठीक है, सब जानते हैं, एक साल यानी 12 महीने, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन अगर हम बोलते हैं 1 एग्रीकल्चर ईयर, स्पेशली फॉर इंडिया, भारत के लिए अगर हम बोलते हैं कि एक कृषि वर्ष, यानी भारत और वर्ष के बीच में हम कृषि लगा देते हैं, है ना, भारत के लिए एक कृषि वर्ष क्या है? बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, वैसे आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एक कृषि वर्ष में 3 मौसम होते हैं, 3 सीजन्स इन 1 एग्रीकल्चर ईयर। यानी 3 फसलें साल भर में किसान मैक्सिमम 3 फसलें उगा सकता है अपने खेत में, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ सीज़न, रबी सीज़न और जायद। जब ऑनसेट होता है, एक तो फसल होती है जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून का महीना यही अपना जुलाई अगस्त का मौसम आता है, तो हम लोग फसल लगाते हैं। जैसे उसकी मेन जो फसल है वो है धान या पैडी यानी धान, जिससे हम चावल एक्सट्रैक्ट करते हैं, चावल, ठीक है। उसके बाद ये फसल रहती है आपकी अक्टूबर तक रहती है, अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में हम हार्वेस्ट कर लेते हैं धान को, चावल को काट लेते हैं, और उसके बाद जब खेत खाली हो जाता है तो फिर से हम प्लॉइंग करते हैं नवंबर में, और नवंबर में हम फिर सो कर देते हैं, बो देते हैं उस खेत में क्या, वीट, गेहूँ। मैं एक एक फसल का उदाहरण दे रहा हूँ। तो एक सीज़न ख़त्म हुआ तो दूसरा सीज़न स्टार्ट हो गया, हमने गेहूँ बो दिया। अब बच्चों, अब वो गेहूँ तुम्हारा मार्च अप्रैल में तैयार हो गया, ठीक है, उसको हार्वेस्ट कर लिया, यानी 2 सीज़न ख़त्म हो गया। तीसरा सीज़न शॉर्ट होता है, अप्रैल से लेकर के जून तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने का एक सीज़न और होता है। तो ऐसे किसान जिनके पास अपनी इरिगेशनल, पर्सनल इरिगेशनल फैसिलिटी होती है, चूँकि अप्रैल मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न इंडिया में, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, साउथ इंडिया में भी पड़ती है लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पड़ती है। तो बारिश तो होती नहीं है, और जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटी होती है अपनी पर्सनल, जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, तो वो लोग कुछ सब्जी वगैरह की फसल लगाते हैं, सब्जी लगा देते हैं, और दाल वगैरह, कुछ दाल वगैरह, मूंग उड़द वगैरह होती है, उसकी फसल बोल देते हैं, उसको जायद सीज़न बोलते हैं। तो इस तरह से एक एग्रीकल्चर ईयर में 3 सीज़न होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद।
तो इसलिए हम उसको वन एग्रीकल्चर ईयर बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है इसने, जो फैलोलैंड का जो सी पार्ट है, कि कल्चरेबल वेस्टलैंड सॉरी अदर करंट फैलो यानी लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर, यानी ऐसी ज़मीन, एक तो ऐसी ज़मीन जो हमने जिस पर एक या एक कृषि वर्ष से कम समय से हमने उसको छोड़ रखा है, यानी हमने समझ लो उस ज़मीन पे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने उस पर धान की खेती तो की, जुलाई अगस्त में हमने उसमें धान बो दिया, नवंबर में काट लिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया, बाकी 2 सीज़न जो है रबी और जायद का, जो गेहूं और सब्जी अब्जी के सीज़न में हमने छोड़ दिया, उस ज़मीन पे कुछ नहीं किया हमने किसी भी वजह से हमने, तो वो आ जाएगा करंट फैलो के कैटेगरी में। दूसरा है अदर देन करंट फैलो, यानी करंट फैलो के अलावा, तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर, यानी 1 से 5 कृषि वर्ष से उस ज़मीन को हमने छोड़ रखा है, उस पर खेती हम कर ही नहीं रहे हैं, खेती करने लायक ज़मीन है, वो बैरन लैंड नहीं है, वेस्ट लैंड नहीं है, लेकिन हम उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका अदर देन करंट फैलो। अब आते हैं हम लोग नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है बच्चों? नेट सोन एरिया क्या होता है, जैसे एक एरिया सोन मोर देन वंस, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देखो नेट सोन एरिया क्या होता है, जैसे मैं ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल शब्दों में समझा देता हूँ। जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट एक इंटरनल सर्वे करवाती है, आपको नहीं पता चलेगा, हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो एक सर्वे कर लेते हैं, एक सर्वेक्षण कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। जैसे सपोज़ आप उत्तर प्रदेश, सिर्फ एक उत्तर प्रदेश की बात ले लो कि जुलाई अगस्त का सीज़न है, जुलाई अगस्त में खेत में हम लोग पैडी, तो कौन सी क्रॉप? पैडी, पैडी यानी धान, जिससे चावल हम लोग प्राप्त करते हैं। तो चावल की फसल, राइस की फसल जुलाई अगस्त में लगाई गई, खेत में किसानों ने बोई, तो गवर्नमेंट ये पता कर लेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी ज़मीन पर, कितने एरिया में, कितने हेक्टेयर में, एकड़ में, हेक्टेयर ज़मीन में धान की फसल बोई गई है। समझ गए? तो वो क्या कहलाएगा? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया फॉर पैडी, नेट सोन एरिया फॉर पैडी। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश का बताया। अब अगर पूरे इंडिया में धान की फसल कितनी ज़मीन पर बोई गई है, तो दैट विल बी काउंटेड एज नेट सोन एरिया फॉर पैडी इन इंडिया। अंडरस्टूड? ये हो गया बच्चों। समझो, और ना समझ में आए तो मुझे बोलो, मैं रोक दूंगा वीडियो। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है कि मैंने बताया कि एक एग्रीकल्चर ईयर में एक सीज़न, 3 सीज़न होते हैं। ठीक है, ठीक है। इन एन एग्रीकल्चर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज पूरी कितनी फसल बोई गई है। ठीक है, एक बार यानी वंस, मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी तीनों सीजन मिला करके, तीनों सीजन मिला करके, एक एग्रीकल्चर ईयर के तीनों सीजन मिला करके कितनी एरिया में, कितने लैंड एरिया में फसल बोई गई है, वो कहलाती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी कुल ऐसा
कितना इलाका है, क्षेत्र है जिस पे किसी भी फसल को बोया गया है एक कृषि वर्ष में, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है बच्चों, आज हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि तुम लोग पजल्ड हो जाओगे, इसलिए आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और मैंने क्या बोलते हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है आपके क्लास 10th का पावर शेयरिंग, उसको मैंने पढ़ाया तो नहीं है अभी, लेकिन उसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो नोट्स आप लोग देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको हम लोग देखेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, ओके बाय।